जिनको भूख बहुत सता रही थी वो ठीठ बनकर पीठ पर लाठी खाते हुए खाली पेट सड़क पर चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पहुंच जाएंगे तो नमक भी चाट कर रह लेंगे, प्रदेश की मिट्टी भी खाने से शायद पेट न भरे। कि मेरे पिताजी ने ये बातें कही थी कि डाटा नहीं आटा चाहिए, और मैं डाटा के साथ आटा भी देने के लिए तैयार हूँ। जी, सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा हो रहा है कि बिहार में बात रोजगार की होनी चाहिए थी, बात पॉजिटिव पॉलिटिक्स की होनी चाहिए थी, बात इस समय कोरोना की होनी चाहिए थी और कोरोना के समाधान की होनी चाहिए, या उनसे कैसे हम अनलॉक के दौरान कोरोना से लड़ पाएँ। लेकिन शायद अब ये होता है कि कभी कभी इंसान इतना किसी चीज़ में घुल जाता है कि कभी कभी मौत के साए में रहते रहते मौत से भी दोस्ती हो जाती है, और लगता है कि आज भारत के लोगों ने कोरोना को ही अपना दोस्त बना लिया है। लालू प्रसाद की कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसको आप नहीं भुला सकते हैं जी। कुछ ऐसे अध्याय उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जोड़े हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं जी। और ये अध्याय जो है आप समझिए मील के पत्थर है। नमन, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी होगा कि जेल भेजने की प्रक्रिया तभी सब शुरू क्यों होती है जब चुनाव आते हैं। जी जी, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2014 के पहले कई लोग जेल जा रहे थे, आज तक नहीं गए। तेजस्वी यादव जाते रह गए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी 2015 के बाद जब 2015 से 17 तक के बीच में कई बार जेल जा रहे थे जी। जेल जाने के चलते ही सत्ता परिवर्तन हो गया, अब तक जेल नहीं गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की इस उधेड़-बुन में आज आप पहुंच गए हैं सुबह की पहली खबर पर, और जैसा कि आपको आदत हो गया है लॉकडाउन में अखबार तो आप देख नहीं रहे, अब तो बस न्यूज़ बिहार की और भारत लाइव की जो पहली खबर आती रहता तो वो आप देखना अब अपना आदत बना चुके हैं। तो चाय पी लीजिए, आराम से बैठ जाइए, 15 मिनट हमें समय दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सी खबरें हैं जिनका उल्लेख आपको उसके सामने करना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना है, उस किस्से के बाद हम कहानी और जो खबर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो किस्सा ये है कि लॉकडाउन में हमने भारत के उन हिस्सों को देखा, उन तस्वीरों को देखा जो अब तक हमने नहीं देखा था, या हम अपनी सहूलियत से नहीं देखते थे, लेकिन मजबूरी हो गई, घर में रहना है, और घर में रहने के बाद लोग बोर भी होते हैं, और बोर होने के बाद टीवी ही ऑप्शन बचता है, और टीवी पे जब आप तस्वीरें देखते हैं तो अलग अलग चैनलों पर जो तो हकीकत दिखाई गई, जो कई बार सिक्के का एक पहलू दिखाया गया, वो सब आपने देखा है। तो आपने वो सारी चीज़ें देख ली हैं जो कि लॉकडाउन के तहत होनी चाहिए थी। अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि ये भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र से कैसे लॉकतंत्र बन गया है। आपने लॉकडाउन के पहले ही भाग में, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा था कि लोगों को ज़बरदस्ती घरों में रहने के सलाह दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे कानून सख्त होते गए, जब लोगों की तस्वीरें वायरल होने लगी मार खाते हुए पुलिस वालों से। कुछ लोगों ने जो अपनी इज्जत को ज़्यादा अहमियत देते हैं खुद ही अपने आप को घर में बंद कर लिया। कुछ लोग जिनको भूख बहुत सता रही थी वो ठीठ बनकर पीठ पर लाठी खाते हुए खाली पेट सड़क पर चलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पहुंच जाएंगे तो नमक भी चाट कर रह लेंगे, प्रदेश की मिट्टी भी खाने से शायद पेट न भरे। और वही हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ, लोग यहाँ से वहाँ चले गए। बिहार सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए था क्योंकि बिहार के लगभग 50 लाख मजदूर बाहर से आने वाले थे और वो आ नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ हुआ, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को मजबूर किया, सब कुछ हुआ, और लोग आज हमारे जो प्रवासी हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वापस आ चुका है। अब समस्याएं दूसरे लेवल की शुरू हो रही है। जो समस्या पार्ट 2 है, लॉकडाउन के कई हिस्से खत्म होने के बाद अब अनलॉक में हम आ गए हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वही लॉकतंत्र हो गया है, और इन परिस्थितियों में सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा हो रहा है कि बिहार में बात रोजगार की होनी चाहिए थी, बात पॉजिटिव पॉलिटिक्स की होनी चाहिए थी, बात इस समय कोरोना की होनी चाहिए थी और कोरोना के समाधान की होनी चाहिए, या उनसे कैसे हम अनलॉक के दौरान कोरोना से लड़ पाएँ। लेकिन शायद अब ये होता है कि कभी कभी इंसान इतना किसी चीज़ में घुल जाता है कि कभी कभी मौत के साए में रहते रहते मौत से भी दोस्ती हो जाती है, और लगता है कि आज भारत के लोगों ने कोरोना को ही अपना दोस्त बना लिया है। और अनलॉक की परिस्थितियों में आप अकेले नहीं, कोरोना आपके साथ कहीं ना कहीं घूम ही रहा है और रास्ते टकरा रहा है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति फिर से अपनी जो पुरानी ढर्रे पे है, मतलब सबसे पुरानी ढर्रे पे नहीं, मैं वहाँ बुद्ध चाणक्य तक आपको लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं वर्तमान थोड़ा नवीनतम इतिहास की तरफ लेकर जा रहा हूँ, जिसको सुनकर देखकर दुख भी होता है, बहुत सारी
ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं मनुस्मृति में जो कि दुखी करती हैं। उस राजनीति की बात कर रहा हूँ, वो वापस बिहार में आ रहा है। जातिगत संघर्ष शुरू हो रहे हैं, राजनीतिक संघर्ष, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग मोर्चे, अलग अलग समाज के लिए अलग अलग नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स, सब शुरू हो गया है। और इसमें शुरू हो गई है हत्याओं का एक ऐसा सिलसिला जो कि रुक नहीं रहा है। जी, संघर्ष दो समाजों के बीच हमेशा होता रहा है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, भाषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, ऐसे ऐसे आधार पर जो आधार हैं ही नहीं मानवीय मूल्यों के सामने और मानवीय जीवन के सामने। लेकिन फिर भी हम अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से उसे छोटा दिखाने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। और इसी प्रयास में बिहार की राजनीति भी आकर फंस गई है। अब सबसे बड़ा समस्या क्या हो गया है, तो जहां विपक्ष नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की तैयारी में होना चाहिए था, वही विपक्ष एक दूसरे पर ही राजनीति करके दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। अब ये तो होना ही था, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उससे तुरंत पहले अल्टीमेटम का दौर शुरू था बिहार की राजनीति में। और जीतन राम मांझी की अल्टीमेटम की जिस दिन अंतिम तिथि थी उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया था। लॉकडाउन को मानते हुए इस जो महागठबंधन का अनलॉक था उसको रोक दिया गया था तथाकथित। अब मगर इसके परतें खुलने लगी हैं महागठबंधन की। 3 अलग अलग दिन, 3 अलग अलग हमले। हम की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एकदम सिलसिलेवार तरीके से हमला शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए। पहले दिन उन्होंने कहा कि यादवों के हत्या पर ही तेजस्वी का खून क्यों खोल रहा है। दूसरे दिन उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव जातिगत राजनीति में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो सवर्णों को अपनी पार्टी से दूर करते जा रहे हैं। और अब जो उन्होंने बयान दे दिया है, इस बयान से तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल आना तय है। और वो इसलिए क्योंकि इस बयान को बस बयान तक ही ना समझिए, इस बयान के अंदर की सच्चाई को भी समझने का प्रयास की। बाबा से हम बात करेंगे, समझना चाहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन बयान पहले आपको सुनना जरूरी है। आज का जो ताज़ा बयान है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शिवानंद तिवारी ने और जगन्नाथ मिश्रा ने लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाया था, वैसे ही जगदानंद सिंह जो कि बिहार के राजद के प्रभारी हैं, आपके अध्यक्ष हैं, वो तेजस्वी यादव को जेल भिजवाएंगे। जी बाबा, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है, अल्टीमेटम खत्म है, शायद तेजस्वी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं इन पार्टियों को अपने थिंक ऑफ थिंग्स में, अपने जो कार्यक्रम है उनमें, इसलिए भी खपा हो सकते हैं। लेकिन इतना सटीक तौर पर यह कह देना कि तेजस्वी जेल ही जाएंगे और जेल जाने का जो कारण होगा वो जगदानंद सिंह बनेंगे, ये कहाँ तक सही है और इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? नमन जी, सबसे पहले तो जानना ये जरूरी होगा कि जेल भेजने की प्रक्रिया तभी सब शुरू क्यों होती है जब चुनाव आते हैं। जी जी, आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव 2014 के पहले कई लोग जेल जा रहे थे, आज तक नहीं गए। तेजस्वी यादव जाते रह गए। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भी 2015 के बाद, जब 2015 से 17 तक के बीच में कई बार जेल जा रहे थे जी, जेल जाने के चलते ही सत्ता परिवर्तन हो गया, अब तक जेल नहीं गए। लेकिन खैर, एक लालू छोड़ के बिल्कुल, अब लालू भी जेल गए, तो उसके पीछे इसको आप राजनीतिक साजिश कहें या जो कहें, या उनकी गलतियां कहें, ही कहता है। बिल्कुल, ये उनकी गलतियां कहें, कहीं ना कहीं एक चीज तो निश्चित है कि लालू के बाद अब तेजस्वी, उनके पुत्र जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसकी परतें हम बाद में खोलेंगे। लेकिन पहले हम कुछ परतों को खोलना चाहते हैं। पहली परत तो यह है कि आपने जो शुरुआत की कि लॉकडाउन के दौरान आपके पास सिर्फ एक ही साधन था, वो था आपके पास टीवी या फिर मोबाइल, जिससे आप सूचनाओं को देख सकते थे, अपने अपने हिसाब से देख सकते थे। अलग अलग चैनल्स भी बदलने के बाद आपको वही परोसा जा रहा था जो आप देखना चाहते नहीं चाहते थे। जो दिखाना चाह रहे थे चैनल्स, वो देख रहे थे आप। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो आप नहीं भी देखना चाह रहे हैं या जो देखना चाह रहे हैं, नंगी हकीकत, बिल्कुल, हम हर चीजों को दिखा रहे थे। हम लाइव के माध्यम से, जब हम इस स्टेज में आ गए कि अब हम भी जब त्रस्त हो गए कि अब सूचनाएं बहुत ज्यादा रुक करके आ रही हैं, सही सूचनाएं नहीं आ रही हैं, तो हमने भी लाइव के माध्यम से बहुत सारी चीजें दिखाई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं डाटा था, जिस डाटा की चर्चा राजीव गांधी के समय से चली आ रही है। राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर शुरू किया तो उन पर बहुत सारे आरोप लगे थे। सूचना तंत्र का जब उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया तब भी उन पर लगे थे। आज वही सूचना तंत्र सबसे बड़ा हो गया है। और अगर ये सूचना तंत्र नहीं होता, ये सोशल साइट्स नहीं खुले होते, जैसा कि कहते हैं आपकी डिजिटल मीडिया के आप जनक हैं, तो ये नहीं होता तो फिर क्या होता? लालू प्रसाद ने भी कहा था
कि डाटा नहीं आटा चाहिए लोगों को, जिसकी चर्चा आज आपने देखा होगा कि लगातार चल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बात की चर्चा शुरू कर दी है, रिपीट कर दिया है कि मेरे पिताजी ने ये बातें कही थी कि डाटा नहीं आटा चाहिए, और मैं डाटा के साथ आटा भी देने के लिए तैयार हूं जी। यानी कि कहने का तात्पर्य, इसकी घोषणा तो हमने पहले ही कर दिया था। आप नमन जी याद करेंगे तो खूटा ठोक में हमने इन्हीं बातों की चर्चा की थी कि आखिर तेजस्वी यादव के हाथ में वैसा कौन सा शगुफा लग गया है, कौन सा ऐसा यंत्र उनको मिल गया है, कौन सी ऐसी ताकत मिल गई है, कैसी योजना उन्होंने बना ली है कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे अगर कुर्सी मिल जाती है तो मैं बिहार को बदल दूंगा, और रोजगार के लिए तो लड़ाई बड़ी लंबी लड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। इन सब में उन्होंने जो हमला किया है, और एक चीज नमन जी बहुत बताना जरूरी है, जो आप भाई चर्चा लगातार अपने खबरों में किया करते हैं, कि आखिर ऐसी कौन सी नई राजनीतिक धारा उत्पन्न हो गई है इस लोकतंत्र में, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र में, कि सत्ता पर हमला से ज्यादा विपक्ष पर ही हमला हो रहा है जी। आपने देखा होगा कि विपक्ष ही टारगेट हो रहा है। क्या इस लॉकडाउन के लिए विपक्ष जिम्मेदार है? क्या लोगों को अगर रोजगार नहीं मिला तो विपक्ष जिम्मेदार है? क्या लोगों के घर तक खाना नहीं पहुंचा तो विपक्ष जिम्मेदार है? क्या लोग नहीं आना चाह रहे थे या आ रहे हैं, आ गए अब, तो क्या विपक्ष जिम्मेदार है? विपक्ष ने अपनी भूमिका निश्चित रूप से कमजोर थोड़ी जरूर की है जी, अपनी उपयोगिता को कहीं ना कहीं शून्य किया है, और उसके पीछे कारण जो आप बता रहे हैं वही है कि विपक्ष आपस में एकजुट नहीं हो सका, और इल्यूजन जिसको कहते हैं ना, बस इल्यूजन में ही जीता रहा है। एक बैलून है जिसमें हवा भरा हुआ है, और सारे लोग ये देख रहे हैं कि मेरे पास चला है, मेरे पास चला है, और भरे हुए बैलून के हवा के अंदर में क्या है, लोग इसी की खोज में, तलाश में, मृग मारीचिका जो होती है उसकी तलाश में। आपने देखा लोकसभा चुनाव इनके हाथ से निकल गया विपक्ष के। दूसरा, अब आप विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब मैंने खबरें पढ़ी थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, नीतीश दोबारा नहीं आ सकते हैं जी। लेकिन नीतीश दोबारा कैसे नहीं आ सकते हैं जब आपके घर में ही खाना बनने के बाद इस बात के लिए मारामारी हो कि पहले मैं खाऊंगा, तो वो खाना कौन खाएगा? या तो खाना बर्बाद होकर फेंका जाएगा, या फिर उस खाना के लिए गोलियां चलेंगी, मार होगा, सर फटेंगे, और पहले अस्पताल का खाना मिलेगा, उसके बाद घर का खाना। ऐसे ही पांडवों के, मुझे याद आ गया कि पांडवों के बीच खाने को लेकर लगभग विवाद रहता था जी। उस विवाद को खत्म करने के लिए कुंती ने एक बिल्कुल नियम बना दिया था कि सब बांट के खाओ, और भीम सबसे लास्ट में खाएंगे। सभी को बांटकर, जो भी मिले बांटकर ही, यहाँ तक कि पत्नी भी बांटने की बात आ गई बाद में, फिर तो जो भी मिले वो बांटकर ही खाना है, और सबसे अंत में भीम खाएंगे, क्योंकि भीम सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा उनकी खाने की क्षमता भी है, कैपेसिटी है, तो कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ भी है आंसर। तो इन सब बातों के बीच में नमन जी, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह की बातें चल रही हैं, आपने जो चर्चाएं की कि जेल जाने की बात चल रही है, हाँ ठीक है, अगर शिवानंद तिवारी की चर्चा चल रही है तो शिवानंद तिवारी जेल भेजने वालों में शामिल थे, लेकिन आज शिवानंद तिवारी कहाँ हैं? उसी शिवानंद तिवारी के सुपुत्र को जब वो राजनीति से अपने आप को अलग कर चुके थे, तब लालू प्रसाद ने बुला करके, लालू प्रसाद की कुछ अच्छाइयां हैं जिसको आप नहीं भुला सकते हैं, कुछ ऐसे अध्याय उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जोड़े हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, और ये अध्याय जो है आप समझिए मील के पत्थर हैं जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। जहाँ एक तरफ सवर्ण विरोधी का आता है, वहीं अपने राजनीतिक दुश्मन मित्र जो कह लीजिए, उसके पुत्र को उन्होंने खुद ही स्थापित किया, टिकट दिया। आज आप देख लीजिए कि जिस तरह से फिर तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक धारा की शुरुआत की है, जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग जातियों को बराबर उनके योग्यता के अनुसार हक हुकूक दिया, सम्मान दिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सवर्णों को लेकर के या जो भी हत्याएं हो रही हैं उसको लेकर के राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो स्टैंड लिया है, उस स्टैंड के पीछे अगर राजनीतिक दल के लोग चल रहे हैं, दैट मीन्स कि उनका स्टैंड सही है। आप देखे होंगे कि जब वो मिलने जाते हैं एक्यूज, मतलब जो पीड़ित हैं, तो और भी दल के लोग जाते हैं मिलने के लिए, और ये सिलसिला तेजस्वी जो करते हैं वही सब बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कि इन सब बातों के बीच अगर दानिश रिजवान इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप दानिश रिजवान जिस पार्टी में हैं और जिस तरह का उनका कैरेक्टर रहा है, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, आप संतुष्ट नहीं हुए, आपको जिसने मुख्यमंत्री बनाया उसी का टंगड़ी काटने लगे आप जी। ये आपको भी पता था कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो किस लिए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, किसके इशारे पर बन रहे हैं और क्यों बन रहे हैं जी।
ये सारी बातें पता होने के बाद आपने एक्सेप्ट किया होगा, तभी आप मुख्यमंत्री बने होंगे। एक संविदा दोनों के बीच में जरूर होगी, नीतीश कुमार और आपके बीच में। आपको उन्होंने इस लायक समझा होगा कि मेरी बात को मानेंगे, प्रश्रय देंगे, तभी तो उन्होंने बनाया था। लेकिन आपने वहां छल किया, वहां के बाद फिर आप उठ करके एनडीए में चले गए। आपने उसी व्यक्ति के विरोध में अपने आप को मुख्यमंत्री स्थापित रहने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र किए। अब आप षड्यंत्र करके अपने बेटा को तो बना लिए। यही तेजस्वी यादव हैं जो आपके बेटा को, आपके पास कोई आधार नहीं रहते हुए, हर जगह से आप ठुकराए हुए, प्रताड़ित किए हुए थे, तब आपको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मान सम्मान दिया और आपके पुत्र को स्थापित किया। राजनीति कहते हैं कि एहसान नहीं किया है। नहीं, वो तो कह ही सकते हैं। लालू जी कई बार 20-20 बार फोन करते थे, हमको बुलाते थे अपनी पार्टी। नहीं, ये तो अलग। लालू जी इसलिए बुलाते थे कि आप पुराने राजनीतिक, यहाँ आपका सम्मान नहीं हो रहा था, जैसे कि आप कह रहे थे कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी बात नहीं रखी जाती है। अब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि एनडीए आपको पूरी तरह से एकदम मैंने नेस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। आपने यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जाते हैं उनको खा जाती है। लगभग ये बातें तो आपकी सत्य निकली कि आप खत्म हो गए, तो मुकेश सहनी खत्म हो गए। तेजस्वी पर हमला क्यों बाबा? बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति अपनी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हम आपके पीछे चलेंगे लेकिन आपको नेता नहीं मानेंगे। ये कारण ये तो गलतियां वो लोग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को इन्होंने एक ग्रेस पॉइंट तो जरूर दिया है। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद जिस तरह से उपचुनाव इन लोगों ने किया, दो मिलकर के, मुकेश सहनी और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मिलकर के जिस तरह का गेम किया, महागठबंधन तभी तितर हो गया था। जबकि इनको समझाने का प्रयास कांग्रेस ने भी किया, आरएलएस ने किया, बिल्कुल गलतियां हुई। और इस गलती से भी अगर नहीं सीखे आप, आज सभी लोग कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है, सोनिया गांधी इस बात के लिए काफी चिंतित हैं कि आखिर कैसे बिहार में ये बदला जाएगा। 2015 दोहराने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए आप जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, या तो आप मजबूत कर रहे हैं किसी एजेंडा के तहत एनडीए को। वही बात कहीं ना कहीं बाबा आकर अटक रही है। ये कहना कि जेल जाएंगे जी, और ये कह देना कि इसकी वजह से आप जेल जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं दानिश रिजवान हम जो बात बोल रही है इसके पीछे कहीं भाजपा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दानिश रिजवान जो ऑप्शंस खुले थे हम का, वो ऑप्शंस भाजपा ही हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे नमन जी, आपकी सोच एकदम बिल्कुल सही हो सकती है। क्योंकि बातें, तथ्य जब सामने आते हैं तो उसके पीछे कारण जरूर होता है और राजनीति में बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है, अकारण कुछ भी नहीं होता है। अब पहली बात तो यह कि जगदानंद सिंह एक स्ट्रिक्ट और पूरी तरह से लॉ ओबे पीपल है जी। उनका जब से वो अध्यक्ष बने तब से आपने देखा होगा कि कार्य संस्कृति और जो संस्कार है, संस्कार बदल गया है। अब ऐसी स्थिति में जिस तरह से संस्कार उन्होंने बदला है, और आपने देखा होगा कि संस्कार तेजस्वी यादव भी बदला है जी। तेजस्वी यादव सड़कों पे निकल रहे हैं, ग्रेविटी मेंटेन, बिल्कुल, और सड़कों पे निकल रहे हैं। जैसा कि शिवानंद तिवारी ने कहा था, लाठी खाने के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि शिवानंद तिवारी ने कहा था, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। अब हो सकता है कि जेल उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो ये जी। लेकिन जेल जाना दो तरह की बातें होती है, एक तो अनैतिक काम करने के चलते, गबन के चलते, या किसी तरह के भ्रष्टाचार में जेल जाना। एक बार बाबा हमने सुना था यही चीज कि जब नीतीश कुमार अलग होना चाहते थे महागठबंधन से, तो उन्होंने ये बातें कही थी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये कहे थे, नीरज कुमार और बाकी लोग, कि तेजस्वी जेल जाएंगे, फिक्स है जी। अभी तक तेजस्वी जेल नहीं गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा वाला एकदम हाल हो गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इनके सहयोगी अब कहने लगे हैं कि ये जेल जाएंगे और वो इनसे अलग हो रहे हैं धीरे धीरे। मतलब वही है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार वाला हिट फॉर्मूला ये अपनाकर इससे अलग होना चाहते हैं। अब ये एक्सपोज हो गए ना जी, कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तानी अवाम जैसी पार्टियां हैं वो एक्सपोज हो चुकी है। अब इनके बोलने और कितना भी दम अपना भरें, कितना भी हल्ला करें, लेकिन इनके आवाज को सुनने के लिए सबने कान में रुइया ठूंस ली। हमने तब भी स्थापित कर ली थी कि वोट, जिस वोट को लाने का दावा ये करती है, वोट तो ट्रेडिशनल वोट में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन लोगों का अपना जनाधार ही नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर वोट शिफ्ट होता तो वोट प्रतिशत तो बढ़ता। और कहीं ना कहीं बाबा बिल्कुल सही बोले, तेजस्वी यादव ने ये बात समझ ली है कि ये लालू प्रसाद यादव के ही वोट बैंक को तेजस्वी को डिलीवर कराने के लिए बीच में मीडिएटर का काम करके अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कोई क्यों रखेगा ऐसे मीडिएटर को जब खुद ही वो इन्होंने किया भी है। आप बताइए ना कि 3 सीटें इनको मिली, 5 सीटें आरएलएसपी को मिली, 3 सीटें एक नई पार्टी को मिली, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जिसने इज्जत बचाया उसके सीट कट हुए। आप समझिए कि मैंने 39 सीटों 40 सीटों में से एक सीट बचा करके कांग्रेस ने तो इज्जत बचाई महागठबंधन की, वरना वो भी इज्जत साफ था।
अब ऐसी स्थिति में अगर आप देख लीजिए तो इन लोग अगर वोट शिफ्ट किए होते तो क्या जहानाबाद का सीट ये लूज करते जी। क्या पाटलिपुत्रा का सीट ये लूज करते जी। लेकिन नहीं, अंतिम समय में इन लोगों ने कोई वोट शिफ्टिंग नहीं कराई और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अभी इस बातों को समझ गए हैं। मतलब कि बात साफ है, बाबा भी कह रहे हैं कि जनाधार एक बड़ी समस्या है इन छोटी पार्टियों के लिए। बिहार में कई छोटी पार्टियां और भी हैं, जाप है, अब तो आरजेजेपी भी आ गई है, वीआईपी है, कुछ और पार्टियों का आने वाले समय में बिहार की राजनीति में आगमन होने वाला है। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे जेबीपी है और भी पार्टियां, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा बिहार की राजनीति में नहीं है, ना पॉलिटिकल हिस्सा है ना अलग तरीके का कोई हिस्सा। तो इन परिस्थितियों में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप जिस नाव में बैठे हैं उस नाव के कप्तान की बुराई कितने दिन तक आप कर सकते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन है उस नाव से उतर जाने के तो आप उतर सकते हैं। किनारे पर अगर नाव खड़ी हो और आप बुराई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन तो है उतरने का, लेकिन आप उतर भी नहीं रहे हो और अगर आप बुराई कर रहे हो तो मतलब साफ है कि आपकी साठगांठ कहीं ना कहीं हो रही है। ये है हमारा आज का रातों रात का विश्लेषण। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला दिन भर चलता रहेगा। ऐसे ही विश्लेषण और रोचक तथ्यों को राजनीतिक सुनने के लिए, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाबा का एक विशेष दिन भर का खबर होता है खूंटा ठोक के, जो कि 6:30-7 बजे के आसपास दिन में रात में आता है, शाम में, वो आप खबर देख सकते हैं। मेरा शो है पंचनामा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिन भर की खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। खबरों के सिलसिले में थोड़ी कमी जरूर आई है, आप भी समझ रहे हैं। आपसे हमारा संवाद हर तरह का होता है, हर जगह का होता है। हमारे ऑफिस में रेनोवेशन चल रहा है और काम चल रहा है, जिसकी वजह से खबरों के स्पीड में और क्वांटिटी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ भारत लाइव नहीं करता। ये बात आप अच्छे जानते हैं और ये बातें हमारे विश्लेषण से आपको पता चलती हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत जल्दी भारत लाइव नए कलेवर में, नई ऊर्जा के साथ, एक बड़ी टीम के साथ आपके समक्ष होगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।